हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में एक बार फिर हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 14 ऑस्किलेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है और सेलेक्टेड टॉपिक है, छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है पीरियोडिक मोशन। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक होगा वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशंस को डिफाइन करने के लिए जो छोटे छोटे टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है उन टर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। किसी भी मोशन को हम लोग SHM कब कहते हैं। इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है जानेंगे। SHM के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ये भी देखेंगे। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी के लिए फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे हम लोग। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशंस देखेंगे और इस पूरे टॉपिक का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ SHM। वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम लोग एक ही एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है सिंपल पेंडुलम। तो ये रहा चैप्टर 14 का ओवरव्यू सिलेबस का। अब चलिए इस सिलेबस को एक एक करके स्टार्ट करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक मोशंस की। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले पीरियोडिक मोशंस, अगर आप लोगों को एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ दिया जाए 1 या 2 मार्क्स में, तो आप लोग को क्या लिखना है देख लेते हैं। अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग पीरियोडिक मोशंस तब कहते हैं जब वो अपने मोशंस को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो बार बार क्या करता है, रिपीट करते हैं अपने मोशंस को खुद से। तो उस बॉडी के उस मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सेम पाथ कंटिन्यूअसली एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम देन देयर मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कोई भी बॉडी जो है सेम पाथ में लगातार मूव करते रहता है और अपने मोशंस को सेम पाथ में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट करता है, तो उस बॉडी के उस मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं पीरियड क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर मोशंस कर रहा है तो उसका पीरियड क्या है। तो याद रखना, पीरियड जो है टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, जब बॉडी मोशंस करता है सेम पाथ में और अपने मोशंस को बार बार रिपीट करता है, तो जिस टाइम के बाद वो अपने मोशंस को रिपीट करता है उसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम को ही क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ मोशन कहा जाता है। अभी ये जो डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल ये पीरियड जो है, दोनों ही आप लोग को समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पीरियोडिक मोशंस के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये जो प्लेनेट है और इसके एक छोर पर क्या होता है, सन होता है। तो ये अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये जब अर्थ जो है रिवॉल्व करता है तो इसका पाथ फिक्स रहता है और एक फिक्स टाइम के बाद ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है और बार बार उसी को रिपीट करता है। तो ये कब रिपीट करता है अपने मोशंस को, एक चक्कर लगाता है। कितने दिन में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में लगभग इनको 1 ईयर लग जाता है। 365 डेज के बाद
इतने टाइम के बाद वो अपने मोशंस को फिर से रिपीट करता है। तो यहाँ पर ये जो 1 ईयर है इसको कहा जाता है पीरियड, पीरियड ऑफ मोशन। किसका? अर्थ का। किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। तो आई होप अब आप लोग को पीरियोडिक मोशंस का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा और पीरियड क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अर्थ के चारों, सन के चारों ओर अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है सेम पाथ में, बार बार रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। और वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है? 1 ईयर होता है। तो इसी 1 ईयर को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ द मोशन कहा जाता है। किसका? अर्थ का। सेकेंड एग्जाम्पल है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस पीरियड 1 डेज। आप सभी को पता होगा अर्थ जो है अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है। इसी को हम लोग इसका रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ जो है घूमता है, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये अर्थ जो है अपनी अक्ष के चारों ओर भी मोशन करता है, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशंस कहते हैं। और हम सभी को पता है ये अपने ही एक्सिस के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 1 दिन का समय लेता है, अर्थात 24 आवर लेता है। तो यहाँ पर 24 आवर के बाद ये अपनी मोशंस को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है सेम पाथ में बार बार। तो यहाँ पर 1 डे या 24 आवर जो टाइम है ये क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा। और अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ये उसका पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। आप लोग देखे होंगे जो घड़ी का जो आवर वाला जो निडल होता है या सुई होता है वो 12 आवर के बाद, 12 घंटे के बाद अपने मोशंस को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। हम सभी को पता है, जैसे कि ये क्लॉक ले लेते हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो जो आवर हैंड्स होता है, आवर्स हैंड्स होता है, जो घंटा वाला जो निडल होता है, ये 12 आवर के बाद ये अपनी मोशंस को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर 12 आवर इसका क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो निडल का जो मोशन है, आवर वाला जो निडल होता है, इसका जो मोशन वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। इसी प्रकार क्लॉक का जो मिनट्स हैंड्स है ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन करता है। और यहाँ पर पीरियड कितना हो जाएगा? 1 घंटा का हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे के बाद वो अपना मोशंस को रिपीट करता है। उसी प्रकार सेकेंड्स हैंड्स, जो सेकेंड वाला निडल होता है वो भी 1 मिनट के बाद अपना मोशंस को रिपीट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसका पीरियडिक टाइम कितना है? 27.3 डेज है। आप लोगों को पता होगा जो अर्थ होता है इसके चारों ओर मून जो है चक्कर लगाता है। तो ये जो मून का जो पीरियडिक टाइम होता है वो कितना होता है? 27.3 डेज होता है। तो ये इसका पीरियड हो जाएगा। और ये जो मून है अर्थ के चारों ओर जब रिवॉल्यूशंस करता है तो ये इतने समय के बाद अपने मोशंस को रिपीट करता है सेम पाथ में। तो ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है। आई होप अब आप लोग को पीरियोडिक मोशन और पीरियड क्या होता है मोशन का ये दोनों ही समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशंस की। तो पीरियोडिक मोशंस को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, जिसमें से फर्स्ट होता है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं या वाइब्रेटरी मोशन को ही हम लोग हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। सेकेंड टाइप होता है नॉन ऑस्किलेटरी या इसी को नॉन हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑस्किलेटरी मोशंस क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस क्या होता है। जब भी कोई बॉडी जो है एक इनिशियल या फिक्स पॉइंट पर या मीन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर और बाईं ओर, इसी को कहा जाता है टू एंड फ्रो। इसी को कहा जाता है टू एंड फ्रो, या इसी को कहा जाता है बैक एंड फोर्थ, या इसी को कहा जाता है बैक एंड रिटर्न, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक मीन पोजीशंस के दाईं और बाईं ओर कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी जो है अपने मोशंस को सेम पाथ में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट करता है। तो इस प्रकार से इस बॉडी के मोशंस को क्या कहा जाता है? ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाता है।
और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ऑस्किलेटरी मोशंस का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशंस। कोई भी बॉडी जो है अपनी मोशंस को मीन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में या एक फिक्स पॉइंट के दाईं ओर और बाईं ओर या फिर बैक एंड फोर्थ बार बार रिपीट करता है, तो उस बॉडी के उस मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पॉइंट को मीन पोजीशन कह सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। फ्रॉम मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन एट सेम पाथ एंड सेम इंटरवल ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली देन देयर मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशंस। तब उस बॉडी के उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। चलिए ऑस्किलेटरी मोशंस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। आप लोग देखे होंगे जो वॉल होता है उस पर जो घड़ी लगा होता है, तो घड़ी टू टाइप से होता है, एक निडल वाला आता है और एक पेंडुलम क्लॉक वाला आता है, आप लोग देखे होंगे। तो जो क्लॉक होता है इसमें जो पेंडुलम लगा होता है ये फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पर निडल और पेंडुलम जो है लटका रहता है। तो ये एक पेंडुलम है। जब क्लॉक जो है चलता है तो ये जो पेंडुलम है इस पॉइंट पर डिस्प्लेस होता है। जब हम लोग इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो यहाँ से जैसे ही इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से फिर यहाँ आता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर सेम पाथ में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कंटिन्यूअसली ये अपने मोशंस को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो इस प्रकार के मोशंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशंस को सेम पाथ में कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहता है। यहाँ पर ऑस्किलेटरी मोशन है। नेक्स्ट बात करते हैं द मोशन ऑफ अ लोड अटैच्ड टू अ स्प्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक बेस है और इस पर हम लोग एक स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और इस स्प्रिंग के दूसरे छोर पर एक मास को या एक बॉडी को फिक्स कर देते हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं। जैसे इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो ये एक फिक्स पॉइंट के दाईं ओर और बाईं ओर अपने मोशंस को बार बार रिपीट करता है सेम टाइम में, सेम पाथ में। ठीक है, तब हम लोग इस बॉडी के इस मोशन को क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, जब ये कंटिन्यूअसली ऑस्किलेट करता रहेगा तभी ऑस्किलेटरी मोशन होगा। बट इसको जब हम लोग कंप्रेस या स्ट्रेस करके छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे करके स्लो होता है और स्लो होकर ये रुक जाता है। तो उस सिचुएशंस में यहाँ पर जो मोशन होता है उसको हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर बोलते हैं, या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। और जब ये कंटिन्यूअसली मोशन करते रहता है तो वहाँ पर ये ऑस्किलेटरी मोशन होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। द मोशन ऑफ लिक्विड कंटेन इन यू ट्यूब व्हेन इट इज कंप्रेस्ड वंस इन वन लिम्ब एंड लेफ्ट टू द इटसेल्फ। जैसे कि यू शेप का एक कंटेनर है या एक ग्लास ट्यूब है हमारे पास। जब हम लोग इसमें वाटर या किसी भी लिक्विड को फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद जब हम लोग इसको डिस्टर्ब कर देते हैं या फूंक मारते हैं या किसी भी तरह से इसमें इंटरफेयर प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करने लगता है। तो यहाँ पर मीन पोजीशंस के दाईं ओर और बाईं ओर ये बार बार सेम पाथ में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने मोशंस को रिपीट करता है टू एंड फ्रो के फॉर्म में। तो इस सिचुएशंस में भी यहाँ पर जो लिक्विड का जो मोशन होगा वो भी एक प्रकार का ऑस्किलेटरी मोशन होगा। आगे बात करते हैं, और इसमें जो इंटरफेयर हम लोग करते हैं इस लिक्विड में वो किसी भी तरीके से हो सकता है।
या तो इसको हम लोग हल्का सा फोर्स अप्लाई करके छोड़ देते हैं, या यहाँ से फूंक मारते हैं, या फिर कंप्रेस करते हैं, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं तो ये हिलने लगता है। ये आप लोग करके देख चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है अ लोडेड पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन प्रेस्ड डाउन एंड देन रिलीज एग्जीक्यूट्स ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे कि आप लोग अपने घर में इस चीज़ को करके देख चुके होंगे, जैसे कि नदी होता है या तालाब होता है, या अपने घर में बड़ा सा कंटेनर लेना, उसमें जब हम लोग लिक्विड को भर देते हैं या वाटर को भर देते हैं, उसके बाद जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर या लिक्विड या कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और मैं एक लकड़ी का ऐसा बॉडी लेता हूँ जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर तैरने लगे। तो जब हम लोग इसको डीप करके छोड़ते हैं तो ये वापस से ऊपर आ जाता है। जब हम लोग इसको डीप करके छोड़ते हैं तो वापस से ऊपर आ जाता है, और ये एक फिक्स पॉइंट के दाईं ओर और बाईं ओर अर्थात अप एंड डाउन बार बार ऐसे मोशन करने लगता है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? ऑस्किलेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है। ये आप लोगों ने बचपन में करके देखा होगा। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो एक लकड़ी का पीस है, जब हम लोग लिक्विड सरफेस पर इसको डीप करके छोड़ देते हैं या प्रेस करके छोड़ देते हैं तो ये ऊपर नीचे बार बार अपने मोशंस को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ऑस्किलेटरी मोशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ गिटार। ये तो सबको पता है। जैसे कि गिटार में जो स्ट्रिंग लगा होता है, जैसे हम लोग उसको स्ट्रेस करके छोड़ते हैं तो वहाँ पर ऑस्किलेटरी मोशन हम लोग को देखने लगता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है उसमें वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार अपने मोशन को रिपीट करता है। इसी प्रकार जो इंजन होता है, इंजन उसमें जो पिस्टन लगा होता है, ये भी ऑस्किलेटरी मोशंस का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है, एवरी ऑस्किलेटरी मोशन इज़ पीरियोडिक मोशन। जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन होता है, जैसे कि अभी मैं 6 टाइप के क्या बताऊँ ऑस्किलेटरी मोशन आप लोग को बता चुका हूँ, ऐसे और बहुत सारे हम लोग को डेली लाइफ में ऑस्किलेटरी मोशन देखने को मिल जाता है। तो ये सभी ऑस्किलेटरी मोशंस को हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। जैसे कि स्प्रिंग मास, पेंडुलम, गिटार, ये सब चीज़ बताया हूँ मैं। लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन को हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन है करके नहीं कह सकते। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जहाँ पर हम लोग को ऑस्किलेटरी मोशंस देखने को मिलेगा वो 110% पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर पीरियोडिक मोशन है वहाँ पर ऑस्किलेटरी मोशन हो। जैसे कि क्लॉक, जैसे कि मैं आप लोगों को क्लॉक बताया हूँ, और इसमें आवर या फिर मिनट या फिर सेकंड वाला जो नीडल होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने पाथ को कंटिन्यूअसली रिपीट करता है। एक पॉइंट के बाद, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स पॉइंट के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करता है। बट इसमें टू एंड फ्रो वाला केस नहीं आता है, बैक एंड फोर्थ वाला केस नहीं आता है, बैक एंड फोर्थ वाला केस नहीं है। इसलिए ये पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है। मोशन ऑफ अर्थ, जैसे कि ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है, तो ये ऐसे रोटेट करता है और ये 365 डेज बाद फिर अपने इनिशियल पॉइंट पर आकर फिर अपने मोशन को रिपीट करता है, ना कि ये टू एंड फ्रो आता है। ये अर्थ जो यहाँ से यहाँ पर आकर फिर से वापस थोड़ी आता है, नहीं आता है। ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और अपने पाथ को रिपीट करते हैं फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इसलिए ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि ऑस्किलेटरी मोशन में हमको टू एंड फ्रो का केस दिखना चाहिए, बैक एंड फोर्थ का केस दिखना चाहिए। उसी प्रकार मोशन ऑफ फैन, आप लोग देखे होंगे, जो फैन होता है, जो पंखा होता है, ये भी कैसे चलता है? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशंस को ये रिपीट करता है। जैसे कि हम लोग ये इनिशियल ब्लेड है मान लेते हैं, ये यहाँ पर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये यहीं पर वापस आता है, फिर ये अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, ना कि यहाँ से आकर फिर वापस आता है, ना कि यहाँ पर आकर फिर वापस आता है, ऐसा नहीं आता है। ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहता है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने इस पॉइंट को बार बार रिपीट करता है, अपने पाथ को। तो यहाँ पर भी हम लोग को पीरियोडिक मोशंस देखने को मिलता है, बट ऑस्किलेटरी मोशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑस्किलेटरी मोशंस का डेफिनेशन क्या है? टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ का केस हमको मिलना चाहिए।
तो आई होप अब आप लोगों को पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सभी ऑस्किलेटरी मोशंस क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पीरियोडिक मोशन आपका ऑस्किलेटरी मोशन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, पीरियोडिक कैन बी हार्मोनिक बट नॉन हार्मोनिक कैन नॉट बी पीरियोडिक मोशन। थर्ड पॉइंट को भी याद रखिएगा, जो पीरियोडिक होता है वो हार्मोनिक हो सकता है, जो पीरियोडिक मोशन होता है वो हार्मोनिक मोशन हो सकता है, बट नॉन हार्मोनिक मोशन जो है पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये थर्ड पॉइंट के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि पीरियोडिक मोशन जो होता है वो हार्मोनिक होगा और जो नॉन हार्मोनिक होता है वो पीरियोडिक नहीं हो सकता। इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में। अब यहाँ पर ये पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है इसको जानेंगे, और इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। यहाँ से हम लोग को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए और पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पीरियोडिक मोशन होता क्या है? एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस तब कहते हैं जब वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो खुद से क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो उस फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, एफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ थीटा प्लस टी, जहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है। एफ थीटा यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल सकते हो, और वो टाइम कितना टाइम है, कैपिटल टी। तो इस टाइम के बाद ये फंक्शन जो है बार बार रिपीट होता है। तो ये एफ थीटा को ही हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल टी टाइम के बाद ये फंक्शन जो है बार बार रिपीट होता है। तो मैथमेटिकली हम लोग पीरियोडिक फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, एफ थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा प्लस टी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये कैपिटल टी का जो वैल्यू होता है ये 2πn होता है, जहाँ पर n को कहा जाता है इंटीग्रल मल्टीपल, जहाँ पर n को क्या कहा जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल कहा जाता है। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कि यहाँ पर एफ थीटा फंक्शन जो है रिपीट कैसे होता है, और जब ये रिपीट होगा तभी हम लोग इसको पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, और अगर रिपीट नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग इसको पीरियोडिक फंक्शन नहीं कहेंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूफ करके बताता हूँ। यहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर नंबर है या इंटीग्रल नंबर है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके देखते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ n का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर t का वैल्यू, अगर यहाँ पर मैं n का वैल्यू 1 रखूँ तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अब मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, इस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेता हूँ। तो इस साइन थीटा को अगर मैं चेंज करता हूँ, किस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेंज करता हूँ, 2π के लिए, तो ये सेम फंक्शन मुझे मिलना चाहिए। अगर सेम फंक्शन मिल गया तो ये एफ थीटा या साइन थीटा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और अगर मुझे साइन थीटा का टर्म्स नहीं मिला तो वहां पर ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं इस साइन थीटा में थीटा को रिप्लेस कर दूं 2π से, थीटा प्लस 2π से, चूंकि पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा प्लस टी होता है। तो यहाँ पर थीटा रहेगा और टी के जगह पर क्या रख दूंगा, 2π रखूंगा, और एफ के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन क्या ले रखे हैं, साइन ले रखे हैं इसलिए। तो यहाँ पर याद रखना साइन थीटा प्लस 2π। मैं आप लोग को क्वाड्रेंट सिस्टम में मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। फिजिक्स के लिए जितनी भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है उस लेक्चर सीरीज़ में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम, और उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ साइन 2π प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 2π प्लस थीटा का मतलब है इसी को 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, हमको सेम फंक्शन मिलता है, इसलिए साइन थीटा प्लस 2π को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस 2π क्या है, एफ थीटा प्लस टी है, और साइन थीटा यहाँ पर क्या है, एफ थीटा है।
तो इस प्रकार n इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 पाई के लिए कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्योंकि हम लोग साइन थीटा लेके चल रहे थे और इसमें टाइम पीरियड में इतना चेंज किए तो हम लोग को फिर से वही फंक्शन मिल गया। तो यहाँ पर एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं साइन थीटा की जगह पर अगर कॉस थीटा ले लेता तो हम लोगों को पता है क्वाड्रेंट सिस्टम से कॉस थीटा प्लस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो फिर से हमें कॉस थीटा का फंक्शन मिल गया, फिर से वही फंक्शन मिल गया। तो यहाँ पर कॉस थीटा भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पर एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा विल बी पीरियोडिक फंक्शन। अब चलिए सेकंड एग्जांपल लेके बताता हूँ जिसमें हम लोग को नॉन पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा। अगर मैं n की जगह पर 1/2 ले लूँ, हालांकि यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल लेना है, 1 2 3 4 पॉइंट, हमको पॉइंट में नहीं लेना या आधा नहीं लेना है, लेकिन मैं आप लोगों को लेके बताता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होगा और कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं 1/2 ले लिया हूँ और t की जगह पर मैं पाई कंसीडर कर लेता हूँ और एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एक फंक्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब एक टाइम के बाद चेंज कर देता हूँ। वो टाइम पीरियड कौन सा होगा, t इज इक्वल टू पाई होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा को थीटा प्लस पाई लिख देता हूँ। और हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ चुके हैं, पाई प्लस थीटा, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 180 प्लस थीटा। इसका आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज होता है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन कौन सा लेके चले थे, प्लस साइन थीटा लेके चले थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन थीटा मिल रहा है, ऑड फंक्शन मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मैं साइन के जगह पर अगर कॉस थीटा लेता तो कॉस थीटा प्लस पाई हो जाता। और यहाँ पर फिर से हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा प्लस पाई, या इसी को कॉस पाई प्लस थीटा लिखते तो इसका आंसर हमको क्या मिलता, माइनस कॉस थीटा मिलता। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, ऑड फंक्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो दिया हुआ फंक्शन है साइन थीटा, एफ थीटा, या फिर एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों ही t इज इक्वल टू पाई टाइम के लिए और इंटीग्रल मल्टीपल 1/2 के लिए पीरियोडिक फंक्शन नहीं होंगे। एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल नॉट पीरियोडिक फंक्शन। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शंस तब कहलाता है जब उसमें एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या टाइम के बाद उसमें कोई चेंजेस करे तो वो फंक्शन जो है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि साइन थीटा जो है 2 पाई टाइम के बाद, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि t इज इक्वल टू पाई इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पर इस वैल्यू के लिए ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। अब इसी को चलिए मैं डायग्रामेटिकली आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला जो वेव देख पा रहे हैं इसको साइन वेव कहा जाता है, और ये वाला जो वेव देख पा रहे हैं इसको कॉस वेव कोसाइन वेव या कॉस वेव कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे साइन वेव में क्या डिफरेंस होता है और कोसाइन वेव में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग को पता है साइन वेव में क्या होता है, जो वेव होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि कोसाइन वेव या कॉस वेव जो है यहाँ से स्टार्ट होता है या फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है आपके फंक्शन के ऊपर, आपका फंक्शन कौन सा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन की पॉजिटिव फंक्शन है। तो यहाँ पर एक साइन वेव ले रखे हैं हम लोग, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये पाई है और ये 2 पाई है। तो आप लोग अगर इस फंक्शंस को ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो है 2 पाई टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0 से 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक का जो वेव फंक्शन है अगर इसको देखें तो यही वेव जो है हम लोग को 2 पाई के बाद फिर से मिल रहा है, 2 पाई के बाद फिर से मिल रहा है, 2 पाई के बाद फिर से मिल रहा है। लेकिन अगर t का वैल्यू अगर पाई देखें, यहाँ पर t का वैल्यू कितना है जी, पाई है। यहाँ पर x एक्सिस में हम लोग क्या ले रखे हैं, t ले रखे हैं। t की जगह पर थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर t ले रखे हैं, है ना। और इधर y एक्सिस में f थीटा ले रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं t का वैल्यू पाई लूँ तो t के वैल्यू अगर पाई के बाद देखें तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये अभी यहाँ पर पॉजिटिव फेस है और यहाँ पर नेगेटिव फेस है, तो यहाँ पर फेस चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर t इज इक्वल टू 2 पाई के बाद देखें तो इस टाइम के बाद ये फंक्शन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं।
और t इज इक्वल टू 4 पाई के बाद भी यहाँ पर ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन वेव को देखें तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फंक्शन रिपीट हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं 4 पाई इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये फंक्शन जो है रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना एफ थीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसी प्रकार अगर हम लोग कोसाइन वेव या कॉस वेव की बात करें तो यहाँ पर ये इस टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक t है, ठीक है, तो ये पाई है। आप लोगों को पता है जो कोसाइन वेव होता है या तो यहाँ से स्टार्ट होता है या तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं वेव फंक्शंस को। अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम लोग को -π/2 मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग t ले रखे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से ये फंक्शन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो साइन वेव का जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है पीरियोडिक फंक्शन, साइन वेव के लिए जो हमको पीरियोडिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग को कोसाइन वेव के लिए भी मिलता है। तो अगर यहाँ पर -π/2 +π/2 ये सबको अगर हम लोग इग्नोर करें तो यहाँ से यहाँ तक ये पाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1 पाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, फिर से ये फंक्शन रिपीट हो रहा है, फिर से ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर इस फंक्शंस को मैं क्या बोलूँगा, पीरियोडिक फंक्शन बोलूँगा। यहाँ पर इस फंक्शंस को मैं क्या बोलूँगा, पीरियोडिक फंक्शन कहूँगा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन कब होता है। यहाँ पर हम लोग अभी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शंस की। हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, किसी भी फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस दिया हो, कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस दिया हो, जैसे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और ये पीरियोडिक फंक्शन अगर सिंगल साइन के टर्म्स में है या सिंगल कोसाइन के टर्म्स में है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है एफ थीटा, ये साइन वेव है, ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है ये कोसाइन वेव है। तो फिगर ए और फिगर बी दोनों ही क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस को हम लोग हार्मोनिक फंक्शंस तब कहते हैं जब इस पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फिगर ए और फिगर बी में दिखाया गया है। सेकंड बात करते हैं नॉन हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शंस को यदि इस पीरियोडिक फंक्शंस को हम लोग सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशंस में इस पीरियोडिक फंक्शंस को नॉन हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फिगर ए और फिगर बी और फिगर सी में दिखाया गया है। यहाँ पर ये 0 है, इसको हम लोग पाई ले लेते हैं, और ये 2 पाई ले लेते हैं, ये 3 पाई जो भी लेते हैं। तो यहाँ पर बार बार ये फंक्शन जो है रिपीट हो रहा है, बार बार ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। हार्मोनिक फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंगल साइन और कोसाइन का टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये साइन वेव है, ये कोसाइन वेव है, बट ये कोसाइन या साइन वेव नहीं है, इसलिए हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। अगर हम लोग सेकेंड फिगर बी की बात करें तो ये भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। फंक्शन जो है रिपीट हो रहा है मतलब ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। बट ये भी हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये साइन वेव और कोसाइन वेव नहीं है। अगर हम लोग फिगर सी की बात करें तो ये भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये भी यहाँ पर भी फंक्शन जो है रिपीट तो हो रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं,
है ना, एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये फंक्शन रिपीट तो हो रहा है, बट ये भी साइन या कोसाइन वेव नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शंस तो होगा बट हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। आई होप अब आप लोग को हार्मोनिक फंक्शन और नॉन हार्मोनिक फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट किए हुए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर नेसेसरी पीरियोडिक फंक्शन बट ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट हार्मोनिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सब जितना भी नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ ये सभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोग के सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हार्मोनिक फंक्शन आर नेसेसरी पीरियोडिक फंक्शन। जो हार्मोनिक फंक्शन होता है वो 110% क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। जो हार्मोनिक फंक्शन है ये क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट हार्मोनिक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीरियोडिक फंक्शन, सभी पीरियोडिक फंक्शन जो है नॉन हार्मोनिक फंक्शन हो। क्या हो, नॉन हार्मोनिक फंक्शन हो। जैसे कि फिगर ए बी सी ये सभी क्या है, पीरियोडिक है बट हार्मोनिक नहीं है, बट हार्मोनिक नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी हार्मोनिक फंक्शन हैं वो सभी पीरियोडिक फंक्शन होगा, बट जरूरी नहीं है कि सभी पीरियोडिक फंक्शन नॉन हार्मोनिक हो या हार्मोनिक हो। ठीक, जैसे कि फिगर ए बी सी यहाँ पर दिखाया गया है। फिगर ए बी सी ये तीनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है बट हार्मोनिक नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों जो है पीरियोडिक फंक्शन भी है और हार्मोनिक फंक्शन भी है। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हार्मोनिक फंक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये अर्थ सरफेस है और ये एक बॉल है, जैसे इसको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर फेंकते हैं तो जब ये नीचे आता है तो ये कुछ समय के लिए अपने मोशंस को बार बार ऊपर नीचे करता है। तो इस बॉल के लिए हम लोग अगर ग्राफ देखें तो पहले ये स्टेबल स्टेट में रहता है, फिर यहाँ से इसका मोशन जो है अप साइड होता है, उसके बाद डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। तो इस बॉल के लिए, इस ऑस्किलेटरी मोशंस करते हुए इस बॉल के लिए हम लोग को ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है इसको हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक भी होगा, इसको देखकर बता सकते हैं ऑस्किलेटरी मोशन भी है और हार्मोनिक फंक्शन भी मिलेगा। मतलब पीरियोडिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन तीनों ही यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। और इस ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार ये एक बेस है, इस बेस में अगर मैं एक स्प्रिंग को फिक्स कर दूं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर, और अगर मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ दूं तो यहाँ पर भी ये एक फिक्स पॉइंट के दाईं और बाईं ओर अपने मोशंस को रिपीट करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को कुछ इस प्रकार का फंक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो बॉडी जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है ये पीरियोडिक मोशन होगा, ऑस्किलेटरी मोशन होगा और हार्मोनिक मोशन भी होगा। तो ये रहा हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक मोशंस के कुछ एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो पीरियोडिक मोशन अभी हम लोग जो स्टडी किए हैं, इस पीरियोडिक फंक्शंस का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है एनकाउंटर्ड इन हार्ट बीट इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो मानव होता है या फिर जो जंतु होते हैं इनका जो हार्ट बीट होता है इसको काउंट करने में पीरियोडिक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और आप लोग हॉस्पिटल में देखे भी होंगे, हॉस्पिटल में एक डिवाइस होता है टीवी जैसे दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं CRO। इसमें आप लोग हार्ट बीट को चलते हुए देखे होंगे, ऐसा कुछ हार्ट बीट चलता है ना। तो ये सब काउंट कैसे होता है, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस के वजह से ही हो पाता है, क्योंकि इसमें CRO के अंदर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ऐसे कुछ ब्रैकेट बना रहता है और इस ब्रैकेट में ऊपर में एफ थीटा लिखा रहता है और इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, इसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसमें पीरियोडिक फंक्शंस को का यूज़ होता है इसको काउंट करने में। अब ये कैसे काउंट होता है इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को बस ये देखना है कि पीरियोडिक फंक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। जो मून है अर्थ के चारों ओर अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो इसकी स्टडी के लिए भी पीरियोडिक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन में भी पीरियोडिक फंक्शन का यूज़ होता है। डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाइक साइन कॉस टेन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है
है ना, सेक होता है और कॉट होता है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को भी डिफाइन करने में पीरियोडिक फंक्शन का यूज होता है। डिज़ाइन मशीन्स, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उन सभी को डिज़ाइन करने में भी पीरियोडिक फंक्शंस का मैथमेटिकली यूज होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जितने भी प्लेनेटरी मोशन हैं उन प्लेनेटरी मोशंस की स्टडी में भी पीरियोडिक फंक्शन का यूज होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। यहाँ से भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को ग्राफ दे दिया जाएगा और वहाँ पर आप लोग को बताना रहेगा कि कौन सा ग्राफ जो है पीरियोडिक फंक्शन है या पीरियोडिक मोशन है और कौन सा ग्राफ पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जितने ग्राफ दिख रहे हैं ये सभी पीरियोडिक मोशन है और इधर जो ग्राफ आप लोग को देखने को मिल रहा है ये सभी नॉन पीरियोडिक है। अब क्यों पीरियोडिक है? तो पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और जो रिपीट नहीं होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है। तो यहाँ पर साइन वेव देख सकते हैं, ये स्क्वायर वेव है, ये ट्रायंगुलर वेव है और ये साटूथ वेव है, साटूथ वेव है। तो ये सभी जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। या सेम शेप का दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग वेव का शेप देखें तो सेम शेप का दिख रहा है और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट भी हो रहा है, तो ये सभी क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे। उसी प्रकार ये वाला वेव भी, ये वेव भी और ये सभी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये फंक्शन, देखो ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन होंगे। यहाँ पर फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, ये भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। बट ये जो है पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पर जो हम लोग को टाइम इंटरवल मिल रहा है या वेव का जो फंक्शन मिल रहा है, ये फंक्शन यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है, ये फंक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फंक्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, यहाँ पर फंक्शंस का एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है, यहाँ पर कम हो चुका है, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया है, फिर यहाँ पर और मैक्सिमम हो गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है रिपीट नहीं हो रहा है, हमको एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम फंक्शन मिलना चाहिए, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम फंक्शन मिलना चाहिए, तभी तो वो पीरियोडिक होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है नॉन पीरियोडिक है। उसी प्रकार ये भी नॉन पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक है, ये भी, ये सभी क्या है, नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये जो फंक्शन है रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। कोई सा भी वेव आपको दे देंगे और पूछेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग के एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल 14.2, 14.3, 14.4। ये सभी एग्जाम्पल को हम लोग एक अलग से लेक्चर सीरीज में करेंगे, यहाँ पर अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हम लोग केवल थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक अलग से लेक्चर सीरीज लाऊंगा, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो पीरियोडिक मोशन है होता है और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसको समझने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानना हम लोग को ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप सभी पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास से फिजिक्स में पढ़ते आ रहे होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑस्किलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस को ही, एक डिस्टेंस होता है, कोई भी पार्टिकल अगर ऑस्किलेटरी मोशंस कर रहा है तो उनके मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेस पॉइंट होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है, ये बेस है और यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, तो यहाँ पर एक दूसरे छोर पर या दूसरे एंड पर एक बॉडी सस्पेंड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको स्ट्रेस करके छोड़ते हैं तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है। तो अगर मैं इसी स्प्रिंग को फिर से रीड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो यही स्प्रिंग जो है हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑस्किलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोलने का मतलब अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करके छोड़ दें तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बार बार अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ये मीन पोजीशन से जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकंड बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। The maximum displacement of the oscillating particle on either side of its mean position is called amplitude। तो यहाँ पर इस बॉडी को जब हम लोग स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है ना, या जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि इस बॉडी को मैं स्ट्रेच किया तो ये मैक्सिमम यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं आ सकता है, ये यहाँ तक आया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये अंतिम इस पॉइंट तक आ पाया है तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जब ये राइट साइड जाता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलता है। और जब ये मीन पोजीशन से निगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग को निगेटिव एम्पलीट्यूड मिलता है। अर्थात डिस्प्लेसमेंट जब इधर होता है तो पॉजिटिव मिलता है और इस डायरेक्शन में होता है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर ऑस्किलेटरी मोशंस कर रहा है तो उस पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। और यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वन साइकिल या वन ऑस्किलेशन, या फिर इसी को कहते हैं वन वाइब्रेशन। कोई भी बॉडी जो है जब मूव करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है कि उसको हम लोग वन साइकिल कहेंगे या वन ऑस्किलेशन या वन वाइब्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड वन साइकिल। कोई भी बॉडी जो है जब बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, कोई भी बॉडी जो है बैक एंड फोर्थ मोशन करता है या टू एंड फ्रो मोशंस करता है, तो जहां से वो स्टार्ट करता है वहीं पर वो एंड हो जाता है। मतलब सेम पॉइंट पर स्टार्ट करता है और सेम पॉइंट पर एंड हो जाता है। तो वहां पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन साइकिल या वन ऑस्किलेशन या वन वाइब्रेशन कहेंगे। जैसे कि ये एक सर्कुलर पाथ है और कोई भी ये लड़का है वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और इसी पॉइंट पर वापस से आता है, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, सेम हुआ। जैसे कि कुछ देर के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और लास्ट में पॉइंट इसी पॉइंट पर आकर रुका, तो हम लोग इसको ये जो ए पॉइंट है इसको इसका इनिशियल पोजीशन बोल देते हैं और ये जो बी पॉइंट है इसको इसका फाइनल पोजीशन बोल देते हैं। जबकि दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो जब ये बॉय जो है या कोई लड़का जो है जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहीं पर वापस आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। इसी प्रकार इसी को अगर हम लोग वेव के टर्म्स में समझें, तो कोई भी पार्टिकल जो है यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, ऑस्किलेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं। कोई भी पार्टिकल जो है यहाँ से ऑस्किलेट होते हुए अगर इस पॉइंट तक आ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं। चलिए इसी को एक और तरीके से समझते हैं। अगर मैं आगे बढ़ाता तो ये ऐसे आता, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कवर डिस्टेंस है ये वन साइकिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वन साइकिल हो गया। और अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना साइकिल हो जाएगा, टू साइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वेव के टर्म्स में वन साइकिल या ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन। ये हो गया सर्कुलर पाथ के टर्म्स में। इसी को अगर हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस के टर्म्स में देखें तो वन साइकिल कब कहेंगे, जैसे कि ये एक सिंपल पेंडुलम ले लेता हूं मैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये एक बेस होता है, ये एक थ्रेड होता है, इस पर हम लोग एक मास को या बोब को फिक्स कर देते हैं जिसका मास m है। जब हम लोग इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं
यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ से यहाँ मूव करता है, फिर यहाँ से यहाँ मूव करता है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट ए पर आता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट को मैं यहाँ पर ओ कंसीडर कर लेता हूँ। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आता है, फिर ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक आता है, फिर ओ पॉइंट से फिर ये बी पॉइंट तक जाता है, फिर ये अपने इनिशियल पोजीशन ओ पर आता है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो जब ये इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है ओ पॉइंट पर, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वन ऑस्किलेशन बोलेंगे, या वन साइकिल बोलेंगे, या वन वाइब्रेशन बोलेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये इसका इनिशियल पोजीशन है ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आता है, फिर ए पॉइंट से ओ तक आता है, फिर ओ पॉइंट से बी तक आता है, फिर बी पॉइंट से ए तक आता है, तब इसका वन ऑस्किलेशन जो है कंप्लीट होता है। तो इसी को कहा जाता है वन ऑस्किलेशन। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम ही पॉइंट हुआ ना, इस वजह से इसको वन साइकिल कहते हैं। चलिए इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल क्या करता है, ये इनिशियल पॉइंट है ओ, ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक पर जाता है, फिर ए पॉइंट से पॉइंट ओ पर फिर वापस आता है, फिर ये बी पॉइंट तक जाता है, फिर बी पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो बार बार यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो जब ये पॉइंट ए पर जाता है, फिर वापस आता है, फिर पॉइंट बी पर जाता है, फिर वापस आता है, तब इसका वन ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाना, किसी भी पार्टिकल्स का इस प्रकार का जो मोशन होता है उसी को हम लोग वन ऑस्किलेशन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड के बारे में। तो वन ऑस्किलेशंस को कंप्लीट करने में कोई भी बॉडी जो है जितना टाइम लेता है, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है, अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, फिर कुछ समय बाद ये यहीं पर वापस आया। तो यहाँ पर वापस आने में जितना टाइम लिया ना, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना टाइम लिया इसी टाइम को क्या कहते हैं, वन ऑस्किलेशन कहते हैं, सॉरी वन टाइम पीरियड कहते हैं। कोई भी पार्टिकल जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जितना टाइम लिया है ना, इसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। कोई भी पार्टिकल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसी पॉइंट में वापस आने के लिए जितना टाइम लिया ना, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। और अगर सिंपल पेंडुलम में देखें तो ये सिंपल पेंडुलम जो है वन ऑस्किलेशन करने में जितना टाइम लिए है, उसी टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाई अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन और वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है ये सेकेंड होता है, या इसी को अगर हम लोग हर्ट्ज के टर्म्स में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हर्ट्ज इनवर्स। तो याद रखना, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है सेकंड होता है, और 1 सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं हर्ट्ज इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको न्यू पढ़ा जाता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कोई भी पार्टिकल्स जो है 1 सेकेंड में जितने बार वाइब्रेट करता है, या 1 सेकेंड में जितना साइकिल या जितने बार ऑस्किलेट करता है, उसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑस्किलेशन या नंबर ऑफ साइकिल को ही क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम बाय अ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल्स के द्वारा यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में जितने बार वो ऑस्किलेट होता है, उसी नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस को ही या नंबर ऑफ साइकिल को ही या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ही क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। और याद रखना, सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज के इक्वल लिख सकते हैं। सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज के इक्वल लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का मतलब कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू, या इसी को हम लोग एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी का, जो कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो दोनों के बीच रिलेशन ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन वाले में, उसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात टी इज इक्वल टू 1/f, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/t।
इसी को कहा जाता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन। आगे बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें हम लोग 2 पाई फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद एक क्वांटिटीज मिलती है, तो उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होता है, इस फ्रीक्वेंसी में एक फैक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो फैक्टर होता है 2 पाई, इसी को क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स हैं, उसको बोला जाता है फेस। फेस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले मैं इसको मैथमेटिकली बताऊंगा, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को फेस क्या होता है अगर पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग। द फेस ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का ही हम लोग फेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का अगर हम लोग को फेस डिफाइन करना है एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी पल, किसी भी क्षण, तो फेस क्या होता है किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का, जो उस पार्टिकल्स के स्टेट को डिफाइन करता है, उसकी अवस्था को डिफाइन करता है, उनके पोजीशंस और डायरेक्शंस के साथ साथ, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसका फेस कहा जाता है। अर्थात फेस, फाई जो है एक ऐसा पैरामीटर या एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का किसी भी टाइम उसके स्टेट को डिफाइन करता है और उसकी पोजीशन और उसके डायरेक्शन, यदि वो वाइब्रेटिंग मोशंस कर रहा है तो उसके डायरेक्शंस को भी डिफाइन करता है। तो उसी पैरामीटर या क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और इस फेस को क्या किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है या ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के केस में जो किसी भी पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। आप लोग इस इक्वेशंस को देखकर घबराइए मत, इसका डेरिवेशन हम लोग आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कैसे आता है मैं डिराइव करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम लोग फेस को समझ रहे हैं इसलिए इस इक्वेशंस को डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर लिया हूं मैं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका इक्वेशंस को इस प्रकार से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। ये साइन के टर्म्स में हो गया, साइन का फंक्शन है। अगर इसी को हम लोग कॉस के टर्म्स में लिखें तो इसी इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। और यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव फेस लिए, अर्थात जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है वो निगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, और यदि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव करता तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते, नेगेटिव ले लेते। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है, अगर इसी को हम लोग निगेटिव ले लेते तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। तो दोनों ही यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो इस इक्वेशंस को देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो फेस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशंस कंसिडर कर लिया हूँ जो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। तो यहाँ पर ये जो थीटा के जगह पर एक्चुअल में ये होता क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन इस थीटा के जगह पर क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई जीरो है। तो ये जो ओमेगा टी प्लस फाई जीरो है, ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, इसी को क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर ये जो फाई जीरो दिख रहा है ना, ये फाई जीरो, इसको कहा जाता है इनिशियल फेस। अभी मैं इक्वेशंस के थ्रू बता रहा हूँ, इसी को हम लोग अभी प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये हमको कहाँ पर कैसे देखने को मिलता है। अब यदि एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसा ना होकर कहीं ऐसा होता तब, तो इस सिचुएशंस में भी ये ओमेगा टी माइनस फाई जो है ये क्या कहलाता, फेस कहलाता। क्या कहलाता, फेस कहलाता, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसी के जगह पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रहता तो यहाँ पर फेस का वैल्यू क्या हो जाता, ओमेगा टी। ओमेगा टी को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, फेस कहा जाएगा। जहाँ पर फाई जीरो क्या है, या फाई नॉट को क्या कहा जाता है, इनिशियल फेस कहा जाता है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये फेस क्या होता है। तो ये तो मैं बताया हूँ अभी मैथमेटिकली।
बट यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का स्टेट को डिफाइन करता है, उसकी पोजीशन और डायरेक्शंस को भी डिफाइन करता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैं मैथमेटिकली बता दिया हूँ कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है और वहाँ पर यदि फेस क्या है पूछेंगे, तब ये तो आसानी से बता देंगे, जो साइन या कॉस फंक्शंस के साथ में जो एंगल होता है वही फेस होता है। लेकिन अगर पोजीशन और डायरेक्शंस के टर्म्स में इसको पूछेंगे तब हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे फेस को, उसको समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखा हुआ था y इज इक्वल टू ए ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर यहाँ पर फाइव जीरो को हम लोग अगर ज़ीरो कंसीडर कर लें, क्योंकि इनिशियल फेस हमेशा ज़ीरो होता है, तो अगर मैं इसको ज़ीरो कंसीडर कर लूँ तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जहाँ पर ओमेगा टी को हम लोग कहेंगे फेस। ठीक है, अब यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या था, ओमेगा टी प्लस फाई जीरो था। अगर इसका वैल्यू जीरो है, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इस सिचुएशंस में y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, y का वैल्यू पॉजिटिव a मिलेगा। अगर ओमेगा टी प्लस जीरो का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशंस में पुट कर दूं तो यहाँ पर y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, प्लस a मिलेगा। उसी प्रकार ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो का वैल्यू अगर मैं पाई बाई टू पुट कर देता हूँ तो मुझे ज़ीरो मिलता है। और अगर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो का वैल्यू अगर मैं पाई कंसिडर कर लेता हूँ तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, माइनस a मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू हम लोग को पता है प्लस वन होता है, कॉस 90 का वैल्यू ज़ीरो होता है, कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, इसलिए ये सारा वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा। तो इस प्रकार ये वाला जो फंक्शन हम लोग लिए थे इसके रिस्पेक्ट में हम लोग फंक्शंस का वैल्यू देख लिए हैं। जो फेस में चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग फंक्शंस के वैल्यू में या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में भी यहाँ पर चेंज होते जाता है, उसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन में चेंज को हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पर फंक्शंस को अगर हम लोग सर्कुलर फॉर्म में देखें या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के फॉर्म में यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है इसी को क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है, फाइव इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। इसी को अगर हम लोग सर्कुलर फॉर्म में दिखाएं तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई भी पार्टिकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें वो मोशन कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करता है इस डायरेक्शन में। और जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है तो ये कुछ ना कुछ टाइम लेता है, तो वो टाइम है टी। मैं कंसीडर कर लेता हूँ जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं या वाइब्रेटरी मोशंस कर रहे हैं वो इस पॉइंट से कुछ समय बाद मतलब टी समय बाद वो इस पॉइंट पर पहुँच गए, इस पॉइंट को मैं पी कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम लोग इनिशियल फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइव जीरो इनिशियल फेस बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओमेगा टी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है थीटा अपॉन टी। तो यहाँ पर ये एंगल है, इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस वाले सिचुएशंस में जो फेस होता है इसको लिखा जाता है ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। इसी डायग्राम को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, अगर कोई पार्टिकल्स जो है ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है और वो एक्चुअल में वो चलना यहाँ से स्टार्ट करता है, तो इस सिचुएशंस में अगर फाई यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में होता है तो यहाँ पर फाई जीरो है और ये वाला जो एंगल होगा ये ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फेस को कैसे लिखा जाता है, ओमेगा टी माइनस फाई जीरो लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा था आप लोगों को, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो लिखा हूँ, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो लिखा हूँ। इसी को हम लोग फेसर डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। किसी किसी बुक में ऐसा डायग्राम बना होता है तो इस डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट ये इक्वेशंस लिखा होता है, फाइव इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो और ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो, तो वहाँ पर ये इस तरह से चेंज होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तो इसको कहा जाता है फेसर डायग्राम। इसको क्या कहा जाता है, फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम होता क्या है, तो
फेसर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो किसी भी पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है उसमें पार्टिकल्स की पोजीशंस और डायरेक्शंस को एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार के डायग्राम को ही क्या कहा जाता है, फेसर डायग्राम कहा जाता है। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक पार्टिकल है मेरे पास, ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ये सर्कुलर पाथ में मूव करते करते ये इसी पॉइंट पर वापस से आ जाता है। तो पहले इसका पोजीशन यहाँ रहा होगा, उसके बाद इनका पोजीशन यहाँ रहा होगा, उसके बाद इसका पोजीशन यहाँ रहा होगा। तो हर एक पॉइंट पर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग को इस पार्टिकल्स का क्या डिफाइन करना है, फेस डिफाइन करना है। फेस डिफाइन करने का मतलब, अगर मैं इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे वेव के टर्म्स में दिखाऊं, तो कोई भी पार्टिकल जो है अपनी पोजीशंस पर वाई एक्सिस के अलाउंग वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशंस करता है। तो जब ये ऑस्किलेटरी मोशंस करता है तो इसका पोजीशंस कहाँ पर है, जैसे कि कोई पार्टिकल्स है जब मूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर रहेगा तो उसका फेस कितना होगा, फाई का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 45 होगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑस्किलेटरी मोशंस कर रहा है इस वेव फॉर्म में, और उस पार्टिकल का पोजीशन अगर यहाँ पर है, तब यहाँ पर उसका फेस कितना होगा, फाई का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा वो 135 होगा। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जिस डायग्राम के थ्रू हम लोग करते हैं उसको फेसर डायग्राम कहते हैं। और यहाँ पर जो फाई का वैल्यू आता है उसको हम लोग कहते हैं फेस। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है, इनिशियल कंडीशन में है, तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब फाई का वैल्यू ज़ीरो होता है तो इसी को तो हम लोग कहते हैं इनिशियल फेस, मतलब वो अपने इनिशियल फेस पर है, ये इस पॉइंट पर है। और अगर ये पार्टिकल जो है मूव करके इस पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पर फेस का वैल्यू क्या होगा, 45 मतलब पाई/4। तो यहाँ पर रहेगा। तो अगर हम लोग वेव के टर्म्स में देखें तो इसका पोजीशन यहाँ पर होगा। और ये वाला एंगल क्या है, ये ओमेगा टी है। ये क्या बताता है, ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट बताता है। कैसी डिस्प्लेसमेंट को बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताता है कि आपने वो इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पर मूव कर चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 45। और ये 45 हमको कैसे मिलेगा, जब ये ओमेगा टी में अगर हम लोग फाई ज़ीरो को ऐड कर देंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाई ज़ीरो, ठीक है, तब हमको 45 मिल जाएगा। इसी प्रकार कोई भी पार्टिकल्स अगर ऐसा हार्मोनिक मोशंस कर रहे हैं तो उसका फेस क्या क्या हो सकता है, 0, पाई/4, पाई/2, 3 पाई/4, पाई, 3 पाई/2, ये सब यहाँ पर डिफाइंड है। तो आई होप अब आप लोगों को फेस समझ में आ गया होगा और फेसर डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वाला जो फंक्शंस लिए हुए हैं, ये फंक्शंस जो लिए हुए हैं ये है साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कुछ ऐसा लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर इसी फंक्शंस को अगर हम लोग कोसाइन फंक्शन लेते तो ये इसी डायग्राम को हम लोग कुछ ऐसा बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर साइन फंक्शन क्या होता है, कोसाइन फंक्शंस क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो इस सिचुएशंस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा को हम लोग रिप्लेस करके हम लोग y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा फेस क्या होता है और फेसर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। फेसर डायग्राम को एक बार मैं रीड्रॉ करके बता देता हूँ कि इसको कैसे आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रहा है। या फिर मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक स्प्रिंग है, और जब मैं इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करके छोड़ देता हूँ तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस करने लगता है। तो इसके लिए हम लोग देख चुके हैं, हम लोग को साइन फंक्शन मिलता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक मेरे पास एक साइन फंक्शन है, ये एक साइन फंक्शन है। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए फेसर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो फेसर डायग्राम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये एक स्फेरिकल है, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स की जो पोजीशन है या पार्टिकल्स का जो फेस है, अर्थात यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 2 पाई होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो फंक्शन है, तो पार्टिकल का पोजीशन जब यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर ज़ीरो होता है, तो यही ज़ीरो क्या होगा, इसका फेस होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पर होता है तो इसका फेस कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पर होता है तो इसका फेस कितना होगा, पाई होगा। और अगर पार्टिकल यहाँ पर होता है तो इसका फेस कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 होगा। और यहाँ पर होगा तो फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई होगा। बट इसी को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसी को कहा जाता है फेसर डायग्राम। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ये 0 डिग्री है। अब ये पार्टिकल जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टी टाइम में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल थीटा। थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी, थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, जो कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका फेस कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। अब फिर ये टी टाइम बाद ये पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर इसका फेस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल जो है फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करके टी टाइम में फिर ये यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा 0 पाई बाय 2 और ये पाई हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, पाई का मतलब होता है 180 और ये 0 है और यहाँ पर आ जाएगा तो 270 आएगा। 270 को हम लोग पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट नंबर्स में भी लिख सकते हो। और फिर ये कुछ टाइम बाद मूव करके यहाँ पर अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, अर्थात अब यहाँ पर इसका फेस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, या इसी को हम लोग 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो इसी को, ये जो साइन फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पार्टिकल का पोजीशन पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर था, या इसका पोजीशन जो है यहाँ पर भी हो सकता है, या यहाँ पर भी हो सकता है, या यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को फेसर डायग्राम कहा जाता है। और यहाँ पर जो हम लोग 0, 90, 180, 270 या 360 लिखें, ये सभी क्या डिफाइन करता है, फेस को डिफाइन करता है। और यहाँ पर पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब कोई बॉडी जो है एक एंगल के साथ डिस्प्लेस होता है, एक एंगल के साथ डिस्प्लेस होता है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और जब पार्टिकल जब यहाँ पर रहता है स्टार्टिंग में, यहाँ से स्टार्ट करता है ना चलना, तो यहाँ पर उसका जो फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेस। इनिशियल फेस को किसी किसी बुक में 50 से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसी को नॉर्मल 5 से डिनोट कर देते हैं। इसीलिए किसी किसी बुक में साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा रहता है और इसी को किसी किसी बुक में साइन ओमेगा टी प्लस 50 लिखे रहता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर फेस की बात करें तो ये पूरा फेस है और ये इनिशियल फेस है, और ये पूरा फेस है और ये इनिशियल फेस है। तो याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी डायग्राम को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम को मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड्रॉ करके बताया हूँ, और यहाँ पर ये बना हुआ, इसको आप लोगों को अपने नोट्स में बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये सारा चीज़, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, जो कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।